Thank you. All right. तो सल्फा एंड गायरा है की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसका शॉर्ट नोट अगर पूछते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से हमने कल किया था. The surface of each hemisphere is covered by the thin layer of gray matter called as cerebral cortex, and the cortex is folded in a complex manner so that there are a number of raised areas called as gyri, and these gyri are separated by depression called as sulci. यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी. बाकी टाइप्स वगैरह वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको. आप सुपीरियर लैटरल सरफेस का ये डायग्राम ड्रॉ करोगे. सबसे पहले सेंट्रल सल्कस, फिर प्री सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, 3 यहाँ पे, 2 सामने, सुपीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, फिर टेम्पोरल के पास 2, सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, फिर पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, क्योंकि पैराइटल पार्ट को 2 गायरस में डिवाइड करेगा. फिर ट्रांसवर्स ऑक्सिपिटल एंड लैटरल ऑक्सिपिटल, यूनिट सल्कस एंड पोस्ट कैलिकरेंट सल्कस. तो लैटरल ऑक्सिपिटल सल्कस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो सुपीरियर ऑक्सिपिटल गायरस, इंफीरियर ऑक्सिपिटल गायरस मिलता है. फिर पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुपीरियर पैराइटल गायरस, इंफीरियर पैराइटल गायरस होता है. अब यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए उसको लोब्यूल बोला गया. तो डरना नहीं, वहां पे वो भी गायरस ही है. थोड़ा सा लार्ज एरिया हो जाता है तो उसको लोब्यूल बोलते हैं, और उससे भी लार्ज हो जाता है उसको लोब बोलते हैं. तो है तो वो गायरस ही, सुपीरियर पैराइटल गायरस, इंफीरियर पैराइटल गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस, ऐसे. देख लो एक बार अच्छी तरह से. ये एक लैटरल सल्कस नाम का सल्कस है, ये एक इम्पोर्टेंट है. चलो मेरे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करो. आप ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर ले तो ये लैटरल सर्कल हो जाता है. ओके, अब तो सिंपल ट्रिक यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से
पहले तो आएगा प्री सेंटर बंदा, उसके बाद पोस्ट सेंटर, प्री सेंटर सिलेबस। अब आगे आ जाओ, सुपीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, अब टेम्पोरल में आ जाओ, सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, आगे अपराइटल में आ जाओ, अपराइटल हॉस्पिटल ऐसा नंबर है, इस एरिया में दो बार आएगा, और हॉस्पिटल में लैटरल हॉस्पिटल में आएगा, तो हॉस्पिटल में दो बार आएगा, और यूनिट कैलकुलेट पर साथ लगा, बस फिर सोचते समय जैसे वो वॉइस सोचता है, हमारा पर्पस क्या था, डायरेक्ट फॉर्म, वो हमारा पर्पस था, अभी तो मैंने कल बताया ना, सर्कस को जैसे कट करना है, नेट काम कौन करेगा, डायरेक्ट करेगा, यहाँ पे नाते में प्री सेंट्रल डायरेक्ट, पोस्ट सेंट्रल डायरेक्ट, यहाँ पे नाम देना है superior frontal bias, middle frontal bias, inferior frontal bias, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपने आप को कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट हो, वो जब खुद ड्रॉ करते हैं ना तब इजी लगता है, इधर भी वही मूवमेंट है, superior temporal bias, middle temporal bias, inferior temporal bias, लोग के हिसाब से अंतर है उसमें, फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, अपराइट, superior parietal gyrus, inferior parietal gyrus, occipital, superior occipital gyrus, inferior occipital gyrus, इतना सिंपल हो जाता है, सिद्रा को समझा, सिंपल, ऐसे एक एक पॉइंट को विजुअलाइज करते हुए चलना है, अच्छा, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, parietal लोब, occipital लोब, तो यही आपको काम में आएगा, अगर सल का गायरा पूछते हैं तब भी काम में आएगा, और अगर वो पूछते हैं कि सुपरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम तब भी काम में आएगा, और अगर वो पूछते हैं कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम तब भी काम में आएगा, और ब्रॉडमन्स क्लासिफिकेशन पूछते हैं तब भी काम में आएगा। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पे।
functional areas of cerebral cortex. और ये ब्रॉडमन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 47 एरियाज इस तरह से इसको नाम दिया। वायरस हो गया which virus belongs to which function, तो ये इजी पहचानने के लिए उसने उसको नंबर दे दिया। बात यही है, वायरस तो उसको प्री सेंट्रल वायरस, पोस्ट सेंट्रल वायरस, सुपर सेंट्रल, मिडल सेंट्रल, अब इसी को नंबर देगा और नंबर देके वो उसका फंक्शन बताएगा। ये देखिए, अब जो डायग्राम आपने ड्रॉ की है तो पोस्ट सेंट्रल को आप 1 2 3 ऐसा ऊपर से नीचे भी दे सकते हो। यहाँ पे नीचे से ऊपर दिया गया है एरिया नंबर 1 2 3, एरिया नंबर 4। गेम के जैसा खेलना है उसको, जैसे कि आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो एरिया नंबर 4, तो दैट इज फॉर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट, मोटर एरिया है। तो वो नंबर 4 ऐसा बोलने से 1 सेकंड में समझ में आ जाता है कि आप कहाँ पे हो, और वहां से कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रैक निकलती है। तो इसमें सुंदरता ये भी है कि जो सेंट्रल से आगे है इधर वो सब मोटा है, और ठीक उसके पीछे जो है वो सब सेंसरी है। ये भी एक मेंटेन किया है सेरेब्रम। तो वो सेंट्रल सल्कस को ऐसा लिमिटिंग सल्कस भी बोलते हैं, जो लिमिट कर रहा है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया। तो ये भी एक सुंदरता है। और दूसरा भी है कि फिजियोलॉजिकली भी बच्चे को पता रहता है। अब सेंसरी ट्रैक्ट्स का मैडम आपके स्टेशन आपको बताएंगे एरिया नंबर 1 2 3, मतलब वो जो आ रही थी ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ब्रोडाइल, वो सेंट्रल वो उनके हिसाब से वो आके जैसे वहां में लगना पड़ेगा, सिंपल हो जाए सेंसरी एंड मोटर। तो फिर हमारा पर्पस क्या है, उसी शॉर्ट नोट में आगे आप ये लिखो, हल्का गायरा है वो फंक्शनल एरियाज पूछे या सुपरलैटरल सरफेस पूछे, आपको यही लिखना है ब्रॉडमैन प्लस। अब जैसे पहले लिखना है एरिया नंबर 1 2 3, इट लाइज इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस, कहाँ रहता है, and it is a primary sensory area, receives all the sensory tracts except auditory, visual and olfactory। जाहिर है कि वो स्पेशल सेंसरी है। और फिर दूसरा हेडिंग लिखना है उसका फंक्शन, it receives the sensory information of the body and makes analysis and interpretation of the impulses। मतलब आपके लेफ्ट फुट के ग्रेट टो में कांटा चुभा है, अंधा लेफ्ट फुट के, तो वो आपके आंखें बंद भी है तो भी आपका ब्रेन को समझ रहा है कि कांटा कहाँ चुभा है, लेफ्ट फुट के ग्रेट टो में। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इसका काम है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंपल्सेस, टच, पेन एंड टेम्परेचर। समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग है ये तो, मतलब इसको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट एक पार्ट ऑफ सिलेबस। नंबर 4, अब नंबर 4 बोलते ही आपके डायग्राम में आपके सामने वो आ जाता है प्री सेंट्रल। तो मोटा कॉर्टेक्स, मोटर एरिया, इट गिव्स राइज टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक लिखते हैं। लेस इंपॉर्टेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे पिरामिडल इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार 10-15 सालों में एक आधी बार एनाटॉमी में भी पिरामिडल ट्रैक्ट पूछिए, ऐसा है, तो टेंशन नहीं लेना। अपने को इधर का पूरा नॉलेज रहता है, डायग्राम पता रहती है, एरिया नंबर पता रहता है, पॉज मॉड्यूला, पिरामिडल डेकोसेशन सब बताया रहता है सर ने। थोड़ा सा नॉलेज उधर फिजियोलॉजी से भी रहता है, तो ट्रैक ऐसा अटेंड कर देना चाहिए, सिंपल। इसका डेकोसेशन मेडुला के लोअर पार्ट पे हुआ है। Function, it controls motor activities and skillful movements. Area number 6, it is called as premotor area and it lies in front of precentral gyrus. It is concerned with the extrapyramidal system, muscle tone and fine coordinated movement. तो वो उसी के आपके डायग्राम में पहले नहीं भी लिखा होगा तो अभी नंबर डाल दो। एरिया नंबर 6 को
इस लाइन के आगे आपका 6 आपका 4 आपका 1 तो सुंदरता है कि आगे है ना इधर तो मोटा हुआ और 4 के पास नहीं है तो 4 अगर पिरामिडल है तो 6 एक्स्ट्रा पिरामिडल है सिंपल मतलब उसको हेल्प करने वाला हाँ मसल टोन एंड फाइन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट area number 8 also called as frontal eye pit it lies in the middle frontal gyrus इधर उसको fill in the blanks मिडल फ्रंटल गायरस है ना पहले लिखा भी है तो फिर भी टेंशन से डबल उसको लिखो 6 8 को मिडल फ्रंटल कंसर्न विद द कॉन्जुगेटेड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल ये भी मोटर फंक्शन कर रहा है कॉन्जुगेटेड मींस जब ये राइट आई मीडियली आती है लेफ्ट आई लैटरली जाती है इसे कॉन्जुगेट समझ रहे हो फिर ये इधर ऐसे आती जाती है दिस इज कॉन्जुगेशन उसमें क्या हुआ concern with the conjugated movement of the eyeball frontal middle frontal gyrus में आपने इसका नंबर दे दिया नंबर 8 सुंदर है पहले वो लाइन लाइन से डायग्राम ड्रॉ कर ली तो फिर उसमें जैसे कलर भरे जैसे उसको एक एक कलर से नंबर दे सकते हो मतलब ना स्टडी को एंजॉय कर लेने का ऐसा बोलने का है जिंदगी में दोबारा ये सब्जेक्ट मुझे नहीं मिलने वाला है ऐसा इमेजिन करो रेलवे स्टेशन पे किसी पर्सन को आप छोड़ रहे हो और वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रहा है तो कैसा लगेगा आपको आखिरी बार उसको कैसे नजर करके देखोगे आप prefrontal area lies in the anterior part of frontal lobe and it is connected with the limbic system. It controls behavior, hunger and sexual function. वो आगे यहाँ पे इधर and silent area lies in the superior and middle frontal gyrus and responsible for intelligence, memory and learning purpose. Superior and middle frontal gyrus इसके आगे यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे है नंबर्स नहीं है उसके सिर्फ एरिया के नाम दिए हाँ पूरे नंबर में इंपॉर्टेंट नंबर दे रहे उसमें अब 44 45 है lies in pars triangularis and opercularis inferior frontal gyrus also called as motor speech area Broca's area and hence acts for spoken words तो मूवमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं कभी क्वेश्चन के लिए Broca's area शॉर्ट नोट एमसीक्यू पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं अब अगर ऐसे शॉर्ट नोट पूछी उन्होंने तो समझ लेना है कि मुझे 44 45 तो बताना ही है लेकिन बाकी भी बताना है सर है ना इतना ईमानदार नहीं बनना है कि सर दूसरा क्या लिखने का था वहां पे वो सिर्फ 2 ही लाइन तो इतनी ईमानदारी नहीं दिखानी है वो पूछा है उसने फंक्शनल एरिया के बारे में तो तुमको जगह तो भरनी ही भरनी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें 1.5 पेज के नीचे आपने कुछ भी दुनिया में कुछ भी लिख दिया आपको उसने सिर्फ कोई एनसीस भी लिख दिया तो भी उसके ऊपर 2 पेजेस लिख के आना है हाँ आविष्कार चौक उधर से आगे जाएंगे तो बजाज चौक फिर ये फिर मोतनी चौक हाँ फिर बलराम पाटिल स्कूल कुछ भी लिख के पूरा घूम के आ जाएगा ईमानदार नहीं बनने वाले कभी ऐसे समय में दिमाग बहुत ज्यादा अटक जाता है नहीं सर उसको उतने बजा था क्या लिखने का वो पहले लिख के आ रहा था फिर मेरे को बताना था नहीं लिख के आया तो देखो नहीं लिखने वाला आज तक तो पास नहीं हुआ लिखने वाला तो पास हुआ है उसने अगर सिडको बस स्टैंड से औरंगपुरा तक के सारे बस स्टॉप के नाम भी लिखे तो भी पास हुआ है ऐसे भी पेपर मेरे पास लेकिन नहीं लिखने वाला कोई पास नहीं हुआ क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा पूरे पेज पे मार्क्स कैसे दे पूरे पेज मार्क्स नहीं दे सकता बेचारा हाँ फिर वो 2-2.5 मार्क डाल देते हैं नहीं ये सब रूमर्स है बाहर
ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो भला कि मन से निकाल दो। नहीं नहीं, ये मन से निकाल दो। इसका रीजन ये है कि हर साल जो रीचेकिंग रिकाउंटिंग होते हैं, तो अपने स्टूडेंट जो मंगाते हैं पेपर वापस, तो उसके साथ साथ 8-8, 10-10 पेपर तो देखने को मिलते ही है। इतना स्ट्रिक्टली चेक किया उन्होंने, तो मैं भी देखते रह जाता हूँ। फटाफट बच्चे इतना सब लिखते हैं, 20 मार्क के क्वेश्चन को 4 मार्क दिए, 10 मार्क के क्वेश्चन को 2 मार्क दिए। ये बहुत सोचना पड़ता है मार्क देने के लिए, ऐसा कैसे दिया होगा। नहीं नहीं, इसका मतलब बच्चों ने लिखा भी उतना गंदा ही है। यहाँ पे मैं इतने बड़े बड़े आंसर बताता हूँ, बच्चों ने लिखा गंदा ही है, कुछ भी नहीं लिख रहे, और कुछ एल्बो जॉइंट को शोल्डर जॉइंट का लिखते हैं पगले जैसा ऐसा। फिर तो फिर हाँ, नेचुरली ये हो जाता है कि जब मेरे पास आते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स मिलने को आते थे, मैं बोलता हूँ मैडम उसको तो इतने दिए, अगर मैं चेक करूँ तो इससे भी कम हो जाएंगे, तो चुपचाप चले जाते हैं बेचारे। वो बेचारा देता है लेकिन ज्यादा। मैं बोलता हूँ दिया कैसे, यहाँ पे ये लिगामेंट तो है ही नहीं एल्बो जॉइंट में, मार के कैसे दिया उसने ऐसा, लेकिन देता है फिर भी। उसको दया आ जाती है ना, दया बोलो कुछ भी बोलो। नहीं ऐसे नहीं, वो फीस भर के आपको रिकाउंटिंग के लिए मंगा। चलो चलो आगे चलो चलो। मोटर स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। हाँ अभी तक सब मोटर चल रहा था, अब सेंसरी जोन पीछे है। तो किसमें पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए, वर्मिकेज एरिया। तो parietal lobe, it lies in the parietal lobe, also called as Vermica's area, and it is connected with the sensory speech, reading words and books. Area number 21, 22, present in the mid-temporal gyrus, also called as primary auditory area. यहाँ पे नंबर डाल, reception and interpretation of the auditory impulses. वो जो हियरिंग सेंसेस है आपका, फिजियोलॉजी में बताते हैं, उसका जो अपने स्टेशन है वो ये टेम्पोरल लोब। Area number 41, 42 present in superior temporal gyrus and called as secondary auditory area or audiopsychic area. It is concerned with the interpretation of auditory impulses in coordination with the past memory. तो superior temporal gyrus में पहले वहां पे लिखो 41, 42. तो 21, 22 सुनने का काम करता है, 41, 42 जो है इंटरप्रिटेशन करता है ऑडिटरी इंपल्सेस का, कि ये वर्ड हमने सुना है। जैसे फर्स्ट टाइम सेरेबेलम के आप पार्ट सुनते हो, लालचंद कुड डाई फॉर टेरिलिंग पैंट अननेसेसरीली, तो वो सुन लिया आपने, एकदम पहला फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके ऊपर, कुछ पता नहीं होता है। फिर सर बताते हैं कि वो लिंगुला सेंट्रल कलमेन ऐसा है भाई, तो अच्छा अभी स्टोर हो गया आपकी मेमोरी में। फिर कल सर आते हैं, सर रिवाइज करते हैं उसको, तो सर बोलते हैं बच्चों लालचंद कुड डाई क्या है, बोलते हाँ सर वो पार्ट ऑफ द वर्मिस है सर, ये जो किया ये इसने किया 41, 42 सुना सुना भी और उसको इंटरप्रेट भी किया विद पास्ट मेमोरी। 17 and 18 present in the occipital gyrus, also called as primary visual area or visuosensory area or striate area. Function, perception and interpretation of visual impulses. सुंदर है। अब जैसे आपने टेम्पोरल लोब दे दिया था ऑडिटरी के लिए, अब वो ऑक्सीपिटल लोब दे दो विजुअल के लिए। Perception and interpretation of visual impulses. Or 19 again present in occipital gyri, also called as visuopsychic area. Interpretation and analysis of visual impulses in relation with past memory. ये देखो 17, 18, 19.
अब यहाँ पे ना 18 के लिए एक लैटरल ऑक्सीपिटल सल्कस हमने लिया, तो वो उसकी वजह से 2 18 हो गए एरियाज। Applied anatomy, injury to the corticospinal tract causes upper motor neuron type of paralysis, and lesions of thalamus causes impairment of sensibilities. Lesions of hypothalamus causes obesity, diabetes insipidus, sexual disturbances, and hyperglycemia. Lesions of corpus striatum, lesions of internal capsule. तो क्योंकि अब ये सब सेरेब्रम के बारे में था, तो these are the small parts of cerebrum. Blood supply branches from internal carotid artery. नहीं, सेरेब्रम के लिए पर्टिकुलरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये फ्रंटल पार्ट है ना, वो पीछे के पार्ट सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, मिडवेल उनको सप्लाई करते हैं। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर आता है आपका बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई आर सबकॉर्टिकल इंट्रासेरेब्रल masses of gray matter forming important part of extrapyramidal system. अभी हमने एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम देखा था, तो क्या था नंबर उसका? 6, नंबर 6। तो उससे रिलेट करना, पहले तो वो समझना है, मतलब यहाँ ये स्टेप समझा आपको। लेकिन वहां पे ना सब कॉर्टिकल मासेस ऑफ ग्रे मैटर है, ये समझ लें। अगर एरिया नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ऊपर से पूरा कॉर्टेक्स है आपका ग्रे मैटर, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, और डिवीजन न्यूक्लियर ऊपर से दिखेंगे भी नहीं, दे आर सब कॉर्टिकल। तो उसके लिए अगर हम ऐसा सेक्शन लेते हो अंदर, इसको कट करते हो, इसको कट करते हो, ये जो थिकनेस है इसका, अगर ये कोई ऐसा बॉल है, इसके अंदर जो चीज है ना, वो बेसल न्यूक्लियर है, दे आर डीप। इसकी वजह से सारे डायग्राम तुमको सेक्शनल मिलेंगे, और हो सकता है तुमको डर लगे, क्योंकि आप वो सेक्शन लेंगे, अंदर जाना पड़ेगा ना आपको, ऊपर तो दिखेगा नहीं, ऊपर नहीं, वो अंदर से आता है। कॉर्टेक्स का काम खत्म हो गया, एरियाज वगैरह का काम खत्म, ये समझा आपको? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, हाँ लोकेशन वही है लेकिन अंदर है। तो ये होते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम में होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और फिर एक होता है एमिग्डालोइड बॉडी, और एक होता है क्वास्टम। तो ये जो एक दो शॉर्ट नोट्स है, ये प्योरली आप डायग्राम के ऊपर से याद रखोगे। भाई यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लियस है तो है, और ये लेंटिफॉर्म है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्सिटी दिखती है उसकी। तो दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामिन। और थैलेमस के नीचे डॉट 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 दिखा, तो यहाँ पे उसने कनेक्शन कट किया है। दिस इज टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, बीच में बॉडी आनी चाहिए और ऊपर हेड आना चाहिए। हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कि थैलेमस से रिलेटेड है। और यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल।
तो first chordate nucleus is C shaped surrounded by lateral ventricle and three parts: head, body and tail. Head forms floor of anterior horn of lateral ventricle and medial wall of anterior limb of internal capsule. तो हेड के दो रिलेशंस आपने लिखा है, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। ये आपका हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है सपोज, तो बीच में ऐसे दो लाइन खींचो, यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींचो, और उसको नाम दो एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और फिर इधर दो लाइन खींचो, एक दो, ऐसे एक दो, दैट इज पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सिंपल, जितना सिंप्लीफाई करने कर सकते करेंगे आप। यहाँ से थैलेमस को हटा दो 2 मिनट के लिए, और ऐसा सी शेप करो, हेड बॉडी टेल, तो डबल लाइन में हेड बॉडी, इधर इसकी जगह में बॉडी आता है एक्चुअली, और टेल, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। बराबर। अब क्या है कि हेड जो है वो एंटीरियर लिंब की मीडियल लिंब है। अब अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, हम तो अपने डॉक्टर लिंब। अब समझ लो, हेड कहाँ है? एंटीरियर लिंब के मीडियल लिंब। तो एंटीरियर लिंब के लैटरली कौन है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब फिर पोस्टीरियर लिंब के पास आओ आपके डायग्राम के हिसाब से, उसके मीडियली आएगा बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ऐसा। उसके लैटरली फिर से आएगा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। बस इतना याद रखा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको यही बताना है। एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, हेड, बॉडी, टेल, ये मीडियल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है। जो क्लॉस्ट्रम का आपने नाम लिया था वो क्लॉस्ट्रम यहाँ पे, और एक्सटर्नल कैप्सूल यहाँ पे है। जैसे इंटरनल कैप्सूल इधर होता है, नाम देना ही है आपको, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कैप्सूल भी है इसके लिए। So head forms floor of anterior horn of lateral ventricle and medial wall of anterior limb of internal capsule. तो यहाँ से आगे से एक ट्रिक आपको करनी है कि lateral ventricle, तो यहाँ पे दिखाने का टाइम होगा। ये कॉर्पस कैलोसम है आपका, तो इसके अंदर जो खड्डा रहता है ना, दैट इज लैटरल, सराउंडेड बाय कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो चीज आप देख रहे हो ये अंदर है, अब इधर से भी अंदर आ दिख रहा नहीं, और इधर से भी अंदर जाना पड़ेगा कुल मिला के। आपको कॉर्पस कैलोसम लैटरल वेंट्रिकल, इसके तीन पार्ट। तीन माने फिर आपको उसके हाँ, और समझ लो कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट से कट कर दिया और एक खड्डा कर दिया पूरा।
ठीक है, अब इसको बाहर से सराउंडिंग में कॉर्पस कर, पीछे का पार्ट उसका बड़ा होता है और अंदर है इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस। सर दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे है आपका आमिग डेलर को, इस तरह का। अब दिख रहा है क्या? Yes, sir. माइक तो लगा है। आवाज आ रही है क्या आपको निम्रा? यस सर, अभी क्लियर आ रही है। ये देखो अभी स्क्रीन के ऊपर, ये बीच में हमने दिखाया थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, वाव ये देखो लैटरल वेंट्रिकल। वाव। जो खड्डा सर दिखाना चाहते हैं वो खड्डा कुछ इस तरह से है और खड्डे के बाहर पूरा सेरेब्रम है। कहाँ है ये पेन? कमाल हो गया इधर। तो पहले कॉर्पस कैलोजम आएगा वहां पे। अब ये थोड़ा सा बड़ा खड्डा है, छोटा समझ लो आप इतना। और फिर पूरा मेरे को हेमिस्फीयर दिखाना है, उसका मीडियल सरफेस, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। दिस इज अ मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो सुपरलैटरल सरफेस था, ये मीडियल सरफेस है। तो यहाँ पे आपने लिखा हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये पॉइंट समझा? अब ये डायग्राम 10-15 बार ड्रॉ करके, जिस दिन आप ये डायग्राम भूल जाओगे समझ लेना आप ये आंसर भूल जाना फिर, क्योंकि कुछ टॉपिक के लिए मुझे वही सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर ली तो आप बोलेंगे हेड इज रिलेटेड विद द एंटीरियर हॉर्न ऑफ lateral ventricle, body is related with the central part of lateral ventricle, and tail is related with the inferior horn of lateral ventricle and amygdaloid body। जो आपके लिस्ट में नाम आया था ना न्यूक्लियस का, amygdaloid body।
तो सबके एक एक दो दो रिलेशंस आप लिख रहे हो वहां पे। अब एक रिलेशन आपने यहां से देखना है, और ये तो डायग्राम पहले पक्के करके रखनी है। इस डायग्राम के हिसाब से हेड इज रिलेटेड विद द मीडियल साइड ऑफ एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, बॉडी इज रिलेटेड विद द मीडियल साइड ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो एक रिलेशन यहाँ से, एक रिलेशन यहाँ से, है ना। ऐसा नहीं पूछने का ऐसा क्यों वैसा क्यों, सर ने पहले ही बोल दिया वो सेक्शनल डायग्राम है। अमिगडालोइड बॉडी आपके मेन लिस्ट में था, ये नहीं भूलना है, बच्चे भूल जाते हैं। बेजल न्यूक्लियाई में पहले 3 मेन हाइलाइटेड गोल्डन कलर में आपने देखे हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम, अमिगडालोइड बॉडी एंड क्लास्ट्रम। पहले ये समझ लेना है। उसमें से अमिगडालोइड बॉडी आपको इधर अलग मिल गई। फिर कॉर्पस स्ट्राइएटम में कॉर्डेट न्यूक्लियस देखा है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस देखा है। फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस में आपने बोला है हेड, बॉडी एंड टेल। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आपने बोला है ग्लोबस पैलिडस एंड पुटामेन। ये बाद में रिवीजन के समय याद रखना। अमिगडालोइड बॉडी अपने आप में एक बेजल न्यूक्लियाई है, वो इंडिविजुअल है, उसका लोकेशन यहाँ पे है, इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। बाकी उसके कोई रिलेशंस आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि पूरा न्यूरो एनाटॉमी से 10% भी नहीं है आपका सिलेबस, बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरा न्यूरो एनाटॉमी। अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में आप समझेंगे तो आपको सिर्फ अमिगडालोइड बॉडी के ऊपर एक बुक मिलेगी, सोचिए आप, तो बाकी तो कितने हजारों पार्ट्स है उसके अंदर। तो अमिगडालोइड बॉडी जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए याद रखेंगे कि दिस इज योर इमोशनल ब्रेन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने ब्रेन का, और इसको इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। और यही वो हिस्सा है जो आपकी इमोशनल रिएक्शन बताता है। अपना ब्रेन 2 तरीके से काम करता है। एक ऐसा है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स टू थैलेमस, थैलेमस टू फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसा जो पाथवे है, तो वो ये पाथवे होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है, जो सब सोच समझ के आई एम टोटली इन कंट्रोल, अभी मैं मेरा रोल प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अब अगला टॉपिक नाम क्या लेना है, कॉर्पस स्ट्राइएटम, अमिगडालोइड बॉडी, क्लस्ट्रम, ये सब अभी फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है। लेकिन जो भी भावना, हमारे जो भी एक्शंस इमोशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट पाथवे इज फ्रॉम थैलेमस टू अमिगडालोइड बॉडी। अब इमोशन में जितनी भी लिस्ट आप करेंगे, मतलब वो सैडनेस हो, एंगर हो, अब 2 मिनट के लिए मैंने मेरा कंट्रोल खो दिया, बीच में ही सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट है वो कुछ नहीं कर रहा है, उधर दूसरी तरफ देख रहा है या सो रहा है वो नीचे मुंडी डाल के, तो मुझे एकदम ब्लास्ट ऑफ एंगर आ गया। तो उस उतने समय के लिए मैंने मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको लूज कर दिया, और एकदम चिल्लाया मैं, मेरी भाषा बिगड़ गई, मैंने गाली दे दी, मेरा कंट्रोल पूरा लॉस हो गया। दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इमोशन। या फिर पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसा कि कंट्रोल लॉस हो गया, एकदम वो गोली मार जाता है, ढिचक्याओ ढिचक्याओ ढिचक्याओ, बाद में पता चलता है सॉरी, उसको बुरा लगता है। तो दैट एक्शन इज द एक्शन ऑफ अमिगडाला। अमिगडाला भी बोलते हैं उसको, मेन उसको एक्चुअली लाड़ से अमिगडाला ही बोलते हैं, अमिगडालोइड बॉडी नहीं बोलते। ये अमिगडाला को संभालना बहुत जरूरी होता है। जब जब भी आप आपका कंट्रोल लॉस करेंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका सैडनेस, आप रोएंगे, सब अमिगडाला के ऊपर डिपेंड है। और जो भी लोग आपको ऐसा दिखते हैं आपके आजू बाजू में, अरे ये कितना बैलेंस है, इसको तो कभी गुस्सा नहीं आता, ये हमेशा स्माइलिंग फेस है, तो उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत पावरफुल रहता है। उनको भी बुरा लगता है, लेकिन वो उसको, दैट फ्रंटल कॉर्टेक्स विल ओवरकम द अमिगडाला। अच्छा ऐसा है क्या, अपन बाद में बात करेंगे, ऐसा टाल देते हैं उस बात को, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है अभी ये बात तेरा गुस्सा आने वाली है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो ओके ऑल राइट ऐसे।
तो जब जब भी आप सोच समझ के लॉजिकली बातों को हैंडल करते हो, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। और इमोशनली चिल्लाने वाले लोग, गुस्सा आने वाले लोग, तोड़फोड़ करने वाले, मन को लगा लेने वाले, बहुत बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, अमिगडाला के ऊपर, कि 5 मेमोरी है आपकी, बचपन की मेमोरी है ये अमिगडाला वाले। दिस इज स्टोर हाउस ऑफ द इमोशनल मेमोरी। कि तुमने 5 साल पहले मेरा अपमान किया था, मैं इसके लिए अभी भी उसका गुस्सा मेरे मन में है। दैट इज अमिगडाला। इमोशन, इमोशन, हाँ इमोशन मतलब हैप्पी वाली मेमोरीज भी रहेगी ना? सारे, हाँ हैप्पी वाले भी रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपके अमिगडाला को कैसे हैंडल करते हो। अमिगडाला इमोशनल प्लेजर भी है और इमोशनल सैडनेस भी है, दोनों भी चीजें आपको देता है। समझ गए आप? और इमोशनल मेमोरी का स्टोर हाउस भी है, इतना उसको मतलब ये मिला है, इंपॉर्टेंस मिला है उसको ब्रेन की कहानी में। बचपन से लेके अभी तक जो भी इमोशनल मेमोरी है आपकी, कि आप क्लास 3 में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या सेकंड स्टैंडर्ड में, तब ऐसा हुआ था, ये आपको अमिगडाला ही बताएगा। इमोशनल, इमोशन से जुड़ी हुई मेमोरी, वो मेमोरी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स वाली, वो नहीं, वो कॉर्टेक्स की है। वो याद रखो, उसमें डिफरेंशिएट करो, वो कॉर्टेक्स वाली है, वो उधर स्टोर करता है उसको। अमिगडाला इमोशन, मुझे इमोशन कहाँ कहाँ हुआ था, बहुत खुश हुआ था, बहुत मुझे प्राइज मिला था, ऐसा हुआ था, ऐसे जो भी इमोशन से रिलेटेड है, इट इज इमोशनल स्टोर हाउस। तो किसी भी चीज को इंसान दो दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब ऐसा होता है कि इमोशनली जब आप हार्ट होते हो, तब फटक से आपको जो गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल लॉस हो जाता है, उसके पीछे भी साइंस है कि जो पाथवे है थैलेमस से लेके अमिगडाला तक जाना, इसका डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है यहाँ पे, क्योंकि थैलेमस यहीं बैठा हुआ है। और थैलेमस से लेके फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाना, ये डिस्टेंस लॉन्ग है। इसलिए बोला जाता है कि पहले 10 सेकंड तक रिएक्ट मत करो, क्योंकि उसको 10 सेकंड तक वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंच जाती है कि शायद 10 सेकंड तुम सोच लेते तो तुम वो बुरा शब्द ना बोलते, बुरा वर्ड तुम ना बोलते। अब समझो मेरे मन में आया है कि श्रेया को गाली देनी है, और वो सेकंड काटा वहां पे 2 पे है, मैं ऐसे देख रहा हूँ उसकी तरफ, 10 सेकंड नहीं, नहीं दूंगा गाली। दस सेकंड हो गए, इतना समय काफी है अभी मेरे ब्रेन में कि उतने समय तक थैलेमस का और कॉर्टेक्स का भी क्या है वो डिस्कशन हो गया, सलाह एडवाइस उसने एक दूसरे को दे दिया। मैं बोला ठीक है, बदल जाती है डिसीजन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड वेट करना हमेशा उसके लिए, कॉर्टेक्स रिएक्ट करते समय, और सोचना कि कहाँ कहाँ आपकी रिएक्शन चेंज हुई। और इसके लिए ये सोचना कि मेरे पास हमेशा 2 ऑप्शन है मेरे हाथ में, हर हर समय अपने हाथ में दो ऑप्शन होते हैं। उस घटना को हम 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इमोशनली और टैक्टिकली। ऐसा आपको एडमिनिस्ट्रेट तो वैसा भी करना पड़ता है, कोई चीज का आपको रिजल्ट लेना है तो आपको तो वैसे भी लेना ही पड़ता है, बगैर गुस्सा किए। सुबह मुझे बच्चों को टाइम पे बुलाना है तो मैं गुस्सा करके भी बुला सकता हूँ, और टैक्टिकल के हंसा के भी बुला सकता हूँ कि ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लेट आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक समोसा खिलाओगे। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा है, मेरा मैसेज तो वही जा रहा है बच्चे को कि लेट नहीं आना है। और लेट आने के बाद मैं उसका अपमान करूँ, इंसल्ट करूँ, ये सब करूँ, तो वो भी तो हो सकता है गुस्सा, कैसे तुम ये कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, फलाना नहीं है। तो आई एम अंडर कंट्रोल ऑफ अमिगडाला, इमोशनली बोल रहा हूँ मैं। फिर असं असतं ना खूप काम कंपोज अचानक कधी दिसलं तर भरलेलं मोठं सगळं इमोशनल ब्रेन की रिएक्शन, फिर वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हाउ योर अमिगडाला रिएक्ट्स। अब दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट पीपल। कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा होता है, वही इमोशनल ब्रेन तो है उसका, लेकिन दबा के रखा है उसके गुस्से को, लेकिन है तो सही ना। हाउ यू डाइजेस्ट योर इमोशंस, हाउ यू रेंडर्स योर इमोशन, ऐसा बोलते हैं उसको। फिर कुछ लोग का इमोशन जल्दी से दिख के आता है, कुछ का देर से दिख के आता है, कुछ का 10 साल के 15 साल के बाद दिख के आता है। अब इमोशनल गुस्सा, बदला, रिवेंज, ये भी इमोशन है। तो वो केरला में एक घटना हुई, एक इंसान ने 15 साल लगा दिए
बदला लेने में, और हर एक एक 2-2 साल के बाद एक एक फैमिली मेंबर को उसने पॉइजन देके खत्म कर दिया, जो उसके रास्ते में आता था या जिसके बारे में उसको मतलब ये था कि इस इनकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी गई या ये हुआ। 15 साल तक एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये खतरनाक होता है इमोशनल ब्रेन। हाँ, मतलब जितने सारे criminals हो गए, इनका बताना ही। एक्शन इज इमोशन बेस्ड ऐसा। देखो यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया। अब शाम को सुपेस कर लेंगे हम लोग, ऐसा है। तो देवयानी मैडम बेचारे, उसको मालूम रहेगा कि कभी भी ब्रेन लेते हैं, कभी भी सुपेस लेते हैं। मैं कहाँ बैठूं ऐसे, अच्छा खासा मैं घर पे सो रही थी, मेरे को बुला लिया यहाँ पे। फिर उसका अमिगडाला जागृत हो जाता है। ऑल राइट, तो आप जाएंगे उस हॉल में, फिर देखेंगे मैडम क्या बोल रही है। मेरे को थर्ड ईयर का एक टॉपिक लेना पड़ेगा अभी, ऑप्थेल्मोलॉजी का। निम्रा बाय बाय। ओके सर। सर सेव करून ठेवा. नाही तर तुम्ही नहीं सेव रहता है सब वो,